7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए IMF का 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। पहले मरहले में तकनीकी जबकि दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में 1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। इन मुज़ाकरात में IMF की जानिब से नए मुतालिबात के साथ साथ कुछ पुराने मुतालिबात पर भी जोर दिया गया है। IMF ने एक बार फिर सरकारी अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन का मुतालबा दोहराते हुए इससे मुताल्लिक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने की हिदायत की है। सरकारी अफसरान को अपने असासों के साथ बीवी के असासों, घर के ज़राए आमदन की मालूमात और बच्चों के तालीमी इदारों की मालूमात भी फराहम करना होगी। IMF ने करप्शन के खात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट सरकारी अफसरान के असासे ज़ाहिर करने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। गुज़िश्ता बरस जून में भी पोर्टल ना बनाने पर IMF नाराजगी का इजहार कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान को फरवरी 2025 तक का वक्त दिया गया था, जो कि गुजर गया। IMF वफ्द ने राइट साइजिंग के हवाले से भी नए मुतालिबात सामने रखे हैं, जबकि राइट साइजिंग के मौजूदा इक़दामात को जल्द मुकम्मल करने को कहा है। टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर FBR और वजारत खजाना से तशवीश का इजहार करते हुए आइंदा सहमाही में शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालिबा किया है। IMF ने बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर से टैक्स रिकवरी का भी मुतालिबा किया है। IMF के 3 मुतालिबात कोई नए नहीं। IMF इससे पहले भी मुतादिद बार असासाजात, राइट साइजिंग और टैक्स रिकवरी के मुतालिबात कर चुका है। तो फिर अहम सवाल यह है कि हम ये मुतालिबात क्यों पूरे नहीं कर पा रहे। 26वीं तरमीम, अदलिया, मीडिया और सियासत पर असरअंदाज होने वाले कवानीन समेत एक साल में रिकॉर्ड 47 कवानीन मंजूर करने वाली पार्लियामेंट एसेट डिक्लेरेशन के लिए बार बार कहने के बावजूद कानून साजी क्यों नहीं कर पा रही। ये भी है कि क्या इस बार ये मुतालिबात पूरे हो पाएंगे या एक बार फिर से डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए मोहलत ली जाएगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल इस तरह से: IMF मिशन, सरकारी अफसरान की असासाजात की डिक्लेरेशन, राइट साइजिंग, टैक्स रिकवरी के दरीना मुतालिबात, क्या मौजूदा हुकूमत ये मुतालिबात पूरे करने की सकत रखती है? ज़ैगम साहब। देखिए, जो मेन मसला है वो मसला ये है कि बहरान से हर हुकूमत निकलना चाहती है, लेकिन पतली गली से, कि अशराफिया और उनके चहीतों के मफादात भी कुर्बान ना करने पड़ें और बहरान भी काबू में आ जाए। उसी का नतीजा है कि वक्ती तौर पर काबू में आता है और मुल्क फिर से बहरान की दलदल में फंस जाता है। IMF के प्रोग्राम को तो इस वक्त कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। मेरा ख्याल है असासाजात भी डिक्लेयर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अफसरान ने ऐसे ऐसे तरीक़े निकाल रखे हैं, ऐसे ऐसे होशरुबा तरीक़े निकाल रखे हैं अपने असासों को छुपाने के, कि आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी बात, राइट साइजिंग पर भी अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि राइट साइजिंग भी जो है वो आम वर्कर्स की करनी है, छोटे वर्कर्स की करनी है। अफसरान को तो हाथ नहीं लगाना, उनको तो प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन हमें सिर्फ ये तो नहीं चाहिए, बात सिर्फ IMF की तो नहीं है, हमें तो सिविल सर्विस में रिफॉर्म भी चाहिए। जो इस वक्त की सिविल सर्विस है, जो इस वक्त के अफसरान हैं, जिस तरह के काडर हैं कि एक दिन वो हेल्थ मिनिस्टर होता है, दूसरे दिन एजुकेशन मिनिस्टर होता है, तीसरे दिन वो जाके बैठा होता है किसी माशी डिपार्टमेंट में। तो हमें तो इस दौर के मुताबिक स्पेशलाइज्ड, एफिशिएंट, इफेक्टिव सिविल सर्विस चाहिए ना। उसके लिए रिफॉर्म चाहिए। वेयर इज़ द विल फॉर दैट रिफॉर्म्स? उसके बगैर तो हमारे माशी मसाइल भी हल नहीं होंगे और उसके साथ साथ गवर्नेंस के मसाइल भी हल नहीं होंगे। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। टैक्स का देखिए बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल है, 600 अरब का इस वक्त तक। बिल्कुल। और ख़दशा ये है कि जून तक ये 1000 अरब रुपए का गैप हो सकता है। सही। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जिस गाय को निचोड़ा जा सकता है उसी को ही निचोड़ो। तनख्वाहदार की गाय बहुत आसान है, उससे जितना दूध निकल सकता था वो निकाल लिया गया है। गोइंग फॉरवर्ड आपको बेस को बढ़ाना पड़ेगा, ये है बड़ा चैलेंज। सही। और यहाँ पे है पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल कि क्या हुकूमत उनके पास जा सकती है जिनके पास दूध लेने जाती है तो वो पीछे से दुलत्ती मारते हैं, टांग मारते हैं और उनको परे कर देते हैं। ठीक हो गया, सकत है या नहीं है ना, यही बताना है। फायदों भी वाबस्ता हैं। तो असल में ये चैलेंज है। और आप देखिए क्या हुकूमत कितनी जुर्रत करके उन तब्दीलियों की तरफ जाती है जो पाकिस्तानी मईशत को एक नई सिम दे सके। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। रज़ा साहब, सरकारी अफसरान के असासाजात की डिक्लेरेशन पुराना मुतालबा है, जून में मुकम्मल करके देना था, फिर फरवरी तक था, अब फिर दरमियान में खड़ा है, जबकि इसकी वजह से बदउनवानी, शफाफियत, गवर्नेंस के ऊपर काम हो सकता है। मसला क्या है असासे ज़ाहिर करने में और इसको पास होने में? वो मुतालिबात जो पुराने हैं हम वही पूरे नहीं कर पा रहे, आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह कि ये असासे जो है इनका तो बाकायदा रूल मौजूद है और हर
सिविल सर्वेंट जो है ग्रेड 17 से ऊपर अगर मुझे याद है तो वो उनको अपनी एनुअल डिक्लेरेशन देनी होती है एसेट्स की, और उससे हर साल ट्रैक होता है। अब उसमें ताखीरी हरबे भी होते हैं, कुछ नाअहली भी होती है, इनएफिशिएंसी भी होती है। तो ये कोई कानून या ये कोई जो जैसे कहते हैं ये बात नई नहीं है। देखिए, आप जितने भी कवानीन बना लें या जितनी भी आप नए रूल्स उनमें इजाफा कर ले, असल बात तो यह है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और उनका किया जाएगा। वहां से जो डेटा या मालूमात आ रही है उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, कैसे होगी, ये सब मामला जो है वो देखने पड़ते हैं यहाँ पर। असल जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो कल्चर है अकाउंटेबिलिटी का, खसूसन हुकूमती हलकों में और हमारी मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, उसको बिल्कुल वीगन कर दिया हुआ है। ये हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बाकायदा इसके लिए रूल्स भी मौजूद हैं, अकाउंटिंग के मेथड्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे एक अकाउंट्स की कमेटी जो होती है वो देखती है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को। ऑडिटर जनरल हर साल रिपोर्ट भी देते हैं कि कहाँ कहाँ पे लीकेजेस हुई हैं। हमारी प्रायोरिटीज ही उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि एक तसाहुल भी है, एक जैसे मैंने पहले कहा नाअहली का भी शायबा होता है, और इसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करना है तो उसकी पहल गवर्नमेंट अगर करना है, आपने अगर लगा दिया है मगर लग नहीं रहा कि करना है। जी, अगर करना चाहते हैं और उसके लिए उनको बहुत से और जो एग्जिस्टिंग कवानीन और रूल्स हैं, अगर उनमें से आधे भी इम्प्लीमेंट हो जाएं तो यकीन जानिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी मसला ये है कि वो नहीं होता और तगड़े लोग जो है वो आसानी से इससे पतली गली से बाहर दुरुस्त हो गया। बात प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर से टैक्स रिकवरी का मुतालबा, फिर एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद ताजिर दो स्कीम, फाइलर बनने के लिए धमकियां, हर तरह का हरबा आजमाया गया है मगर नतीजा सिफर रहा है। कोई तरीका है टैक्स रिकवरी का जिसको आजमाया जाए तो कुछ हासिल वसूल हो? देखिए, एक तो वो ताजिरों से जब टैक्स लेने की बारी आई या उसके ऊपर कुछ कोशिश की गई तो एक वजीर खजाना को हटा दिया गया। गो कि उसके अंदर और भी वजूहात थी, लेकिन वजीर खजाना इस मुल्क का बदल गया क्योंकि उसने कोशिश की थी कि ताजिरों से टैक्स लिया जाए, और जब किसी ने कोशिश की भी तो उसको वापस रिवर्स भी कर दिया गया। देखिए, जिस मुल्क में डायरेक्ट टैक्स, जो कि इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, 70% सिर्फ आपका तनख्वाहदार तबका जमा कराता है, यानी 70% टैक्स जो आपका टोटल जमा होता है मुल्क के अंदर वो तनख्वाहदार तबका देता है, और बाकी इतने बड़े जो मालदार, जमींदार, तमन्नदार टाइप लोग हैं, सेठ हैं, ये सिर्फ 30% देते हैं। 70% तनख्वाहदार जो कि बेचारे कितने होंगे, 2-2.5 लाख 4 लाख, कितने इस मुल्क के अंदर 5 लाख के करीब हो जाएंगे। और लेकिन बाकी इतना बड़ा मुल्क जो है उसके अंदर से सिर्फ 30% आपको मिलता है। तो जाहिर है कि आपका सबसे बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि आप जो लोग जिनको टैक्स देना उनसे टैक्स नहीं ले पाते। अशराफिया का यहाँ पे अपना एक रूल, अपना कानून है जो किसी के करीब नहीं आने देते। अगले दिन जैगम साहब ने आपको बताया कि रिटेलर्स और रियल एस्टेट मिलके 24% है इस पूरी मईशत का, हमारी मईशत का हिस्सा 24%। लेकिन वो 24% जो टैक्स देते हैं मुल्क खजाने के अंदर वो 0.001% टैक्स होता है अपना हिस्सा। तो 24% को 24% तो टैक्स देना चाहिए ना, अपना हिस्सा तो देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको 0.001% है जो कि वो देते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो अभी रिसेंटली पता लगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स में जो इसका खातर खा इजाफा हुआ, इनका ये जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पता लगा कि हमारे मुल्क के जो ये जो है टेक्सटाइल वाले, इन्होंने इनकम टैक्स उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मद के अंदर अपनी एक्सपोर्ट शार्ट डाली हुई है। बेचते कपड़ा ही है लेकिन शो उसको ये करते हैं कि उसमें 19% जो सेल्स टैक्स है उसकी छूट है। उसकी छूट है। अच्छा, अब ये है आपका कमाल। ये आफ्टर ऑल अकेले तो नहीं करते ना, कोई 7 लोग मिले हुए हैं जो मिल मिला के सब कुछ कराते हैं आपको और आपकी मदद करते हैं कि ये सब कुछ आप करें। तो जिस मुल्क में ये चल रहा हो निजाम, वो निजाम का एक ही तरीका है मेरे निजाम के ख्याल में, वो ये है कि डिजिटाइज जब तक आपकी मईशत नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज नहीं होगी, उस वक्त तक जो शफाफियत है वो नहीं आएगी और उस वक्त तक टैक्स का पता नहीं है। ये डिजिटाइज करना सबसे अहम है। और वो हमारी क्या है, वो जो वजीर बनी है अभी शजरा, उन्होंने गालिबन कहीं जिक्र किया कि हमारी वजारतें हैं और वजीर हैं जो कि इसके ऊपर हर्डल बने हुए हैं कि हम अपनी वजारतों को डिजिटाइज नहीं होने देंगे, होने ही नहीं देंगे डिजिटाइज। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो नहीं होगा ना,
ہم صاف اور شفاف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ٹیکس جمع نہیں ہوگا. باقی سب یہ باتیں ہیں جو کہ ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ باتیں اور مطالبات حماد صاحب ایسے ہی رہیں گے. وہ مزید رائٹ سائزنگ اور اخراجات کم کرنے کا بھی آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے، مگر یہاں رکھیں پارلیمنٹ کی تنخواہیں بھی بڑی ہیں. پنجاب اسمبلی میں تو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں. یہ رائٹ سائزنگ کیسے ہوگی؟ ڈیجیٹائز ہم نہیں کرنا چاہتے، ابھی شہزاد صاحب بتا رہے ہیں، شیزا کہہ رہی شفاف کام ہمیں پسند ہی نہیں، میرا خیال سے کرنا ہی نہیں ہمیں. جس چیز سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تو ضرور ہو جائے گی، اس میں کامیاب ہو جائے گی حکومت. یعنی آئی ایم ایف کا جب ہم نام سنتے ہیں، عوام سنتے ہیں جب، تو وہ سمجھتے ہیں اب کوئی مشکل افتاد پڑے گی ہم پر، یعنی کوئی بجلی کا نرخ بڑھیں گے، کوئی گیس کی قیمت، کوئی منی بجٹ کا اندیشہ ہے جیسے اس وقت بات بھی ہو رہی. تو آئی ایم ایف کا معنی عوام کے لیے تو یہ ہے. لیکن یہ جو باتیں بڑی اچھی اور نیک نصیحتیں ہمیں کرتا ہے آئی ایم ایف، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. یعنی ٹیکس ریکوری کی جیسے ہم نے بات کی، بڑی تفصیلی شہزاد صاحب نے بات کر لی. ریٹیلرز کے حوالے سے بالخصوص، باقی اور بھی بڑے علاقے ہیں جہاں سے ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا، لیکن ریٹیلرز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہر گلی میں. تو ان کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑک کو گرم کروانا چاہتے ہیں، اور یہ حکومت بڑی مشکل سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. کیا اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ریٹیلرز کو ٹیکس کرنا شروع کر دے؟ ہمیں ذرا ڈاواڈول لگتا ہے معاملہ. اپنی رائٹ سائزنگ بھی اس انداز میں کر سکتے ہیں. اچھا، پھر رائٹ سائزنگ جو ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ صرف معاشی فیصلے نہیں ہیں، یہ تو سیاسی فیصلے بھی ہیں نا. اب ہزاروں لوگوں کو بنا دیے دراصل. جی ہاں، بن گئے. اچھا، اس میں دیکھیں نا، کچھ ایسی پارٹیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ لوگ رکھوائے ہوئے ہیں ان محکموں میں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایک سیاسی نوعیت تو اس کی ویسے ہی ہے، اور پھر اتنے لوگ اگر بے روزگار ہو رہے ہوں تو پھر ان کی ایک اور سیاسی نوعیت بھی ہے. اچھا، اب اس کے جو دوسری بات ہم اثاثے مشتہر کرنے والی کر رہے تھے، اثاثے مشتہر کرنا جیسے سیاستدان کرتے ہیں اس طرح اب یہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. اس طرح سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں آپ، تو اس طرح پہلے، حالانکہ ہم نے تو بڑے پیار سے کہہ دیا یہ اچھی بات ہے، یہ خطرناک بات بھی ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک اثاثے اسی طرح انکم ٹیکس سے نکلوا کر باجوہ صاحب کے مشتہر کر دیے، تو بڑا برا منایا گیا تھا اس بات کا. تو یہ اس میں کئی بل بھی ہیں ساری بات میں، لیکن یہ مثبت چیزیں ہونا چاہیے. شفافیت تو ہر حال میں بہتر چیز ہے. ایک سوال زیغم صاحب ہمیں آیا ہے سما یوٹیوب لائیو کے اوپر #آسک عائشہ پہ، اس کا جواب دے دیجیے گا مختصراً. ایف بی آر نے منی بجٹ کہا ہے کہ نہیں آئے گا، تو عتیق صاحب ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایف بی آر کہہ رہا ہے وہ شارٹ فال خود پورا کرے گا، منی بجٹ نہیں لائے گا، تو کیسے کرے گا؟ کیا ممکن ہے؟ انہوں نے ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ منی بجٹ کے بغیر ہی یہ کام کر لیں، کیونکہ بجٹ میں جس طریقے سے یہ پیش کرتے ہیں بجٹ، اس میں اپنی یہ فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جن سے نچوڑ رہے ہیں انہی کو مزید نچوڑ کر یہ شارٹ فال پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ چاروں مہمانوں کا شکریہ.